रहे हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आज के वेबिनार में मैं आप सभी का ऑन बिहाफ ऑफ आईसेक्ट स्वागत करता हूं। ये आईसेक्ट ने ये नेशनल वेबिनार की सीरीज वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020 यस्टरडे 15 जुलाई को जबकि हम इंडिया स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ मना रहे थे तो अनाउंस की थी, जिसमें हम अगले 7 दिन तक, ये कल पहला दिन था, आज सेकंड है, और नेक्स्ट 5 डेज वी विल डू अ वेबिनार जहां पे हम स्किल से रिलेटेड सभी जो स्किल इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे हम बात करेंगे। तो आज के वेबिनार जिसमें हम बात करेंगे हमारे गेस्ट श्री निहाल रुस्तगी जी से कि जिसमें इंडिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स के बारे में, इंडिया का पार्टिसिपेशन और इंडियन पार्टिसिपेंट की जो जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। आईसेक्ट ने सर, मैं चूंकि आपको और हमारे जो ऑडियंस है उसको भी बताना चाहूंगा, आईसेक्ट स्किल्स का नेशनल लेवल का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट टीपी है, ट्रेनिंग एज पार्टनर्स है। हम एनएसडीसी के सिंस इंसेप्शन 2012 से पार्टनर है और आईसेक्ट के पास 35 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और जो भी नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं, DDU-GKY, PMKVY, NULM, वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स, ये सभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज की जो ऑडियंस है हमारे यहाँ पे वो आईसेक्ट के सेंटर हेड, आईसेक्ट के ट्रेनर, आईसेक्ट के स्टूडेंट्स और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर हैं आईसेक्ट स्कूल्स में जो वोकेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ऑडियंस का ब्रीफ इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो चीज बताने वाले हैं वह सभी के बेनिफिट के लिए है और स्किल्स जो कि प्रधानमंत्री का विजन है कि इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने का विजन है, उसके लिए हम सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, जिसमें 11 मेजर पैराडाइम है, जिसका फर्स्ट पैराडाइम में ही बोला गया है एस्पिरेशनल और एडवोकेसी, तो जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि एस्पिरेशनल स्किल्स को कैसे बनाया जाए, जिसमें स्किल्स ओनली थर्ड चॉइस ना हो स्टूडेंट के पास कि अगर उसका कॉलेज में इंजीनियरिंग में या MBBS में एडमिशन नहीं हुआ देन वो स्किल्स के लिए जाए, तो ऐसा नहीं है। आज मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे स्किल्स से, अगर आप स्किल से जुड़ के आप गए हैं तो आपको नेशनली और इंटरनेशनली जो रिकॉग्निशन मिलता है और उसकी वैल्यू क्या है और कैसे आपने लाइफ पूरी चेंज की हुई है, ना कि एज ए स्टूडेंट की लाइफ की, बस एज अ पूरे नेशन की आपने कहाँ कहाँ उसमें अपने देश का सम्मान बढ़ाया है और नाम रोशन किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट ईयर 2017 में सर पहली बार आईसेक्ट की टीम मैं भी था उसमें, हम वर्ल्ड स्किल आबू धाबी जो कंपटीशन था 2017 का, सो आई वाज आल्सो मेंबर टू विजिट द वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप। तो उसके बाद से जब वो देखा तो वो तो जस्ट आई ओपनर था हम सबके लिए कि क्या यस स्किल्स ऐसे होता है। और जितने पार्टिसिपेंट हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसे आप ओलंपिक देखते हैं कि ओलंपिक जो स्पोर्ट्स का ओलंपिक गेम्स होता है, वैसे ही स्किल्स का ओलंपिक होता है वर्ल्ड स्किल्स, जिसका इनॉग्रल और क्लोजिंग सेरेमनी जस्ट लाइक ओलंपिक गेम्स की तरह का होता है। और आईसेक्ट की टीम थी वहां पे, हम 3 लोग हम आईसेक्ट की टीम से गए थे और लास्ट ईयर भी आईसेक्ट की टीम रशिया कजान में जो वर्ल्ड स्किल हुआ था उसमें आईसेक्ट ने आईसेक्ट का रिप्रेजेंटेशन वहां भी था। तो लास्ट ईयर मैं अपने ऑडियंस को ये इसमें इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम इंडियन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल वर्ल्ड स्किल कजान में जीता था। उसके उनका नाम अशरत नारायण, जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उन्हें जान रही है, पूरे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल सभी जगह उनका नाम बना हुआ है। उसके अलावा और भी जो पार्टिसिपेंट थे, एक गोल्ड मेडल के अलावा एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां पे जीते थे। इसके साथ ही आईसेट जब हम 2007 में वहां पे गए तो उसके बाद 2017 में, तो 2018 15 जुलाई को आईसेट ने पहली बार आईसेट कौशल चैंपियनशिप अनाउंस की। तो आईसेट पिछले 2 साल से 2018 और 2019 में आईसेट लेवल की आईसेट कौशल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की है। उसके बारे में जस्ट मैं सर ब्रीफ में एक छोटी सी रिपोर्ट है, जस्ट 2 मिनट आई विल टेक, कि वो कैसे उसको हमने यहाँ पे किया था, एग्जीक्यूट किया था उस प्रोग्राम को। आप देख पा रहे हैं सर? यस यस। तो ये रिपोर्ट थी, तो 2018 में इसमें 8 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, 8 स्टेट्स के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 7000 से ज्यादा स्टूडेंट ने इसमें रजिस्टर्ड किया था और 5 जॉब रोल्स में एक कौशल चैंपियनशिप उस साल हुई थी 2018 में।
देन 2019 में इसका एरिया और दायरा बढ़ाया गया, तो 2019 में 12 राज्यों में और 10 जॉब रोल में एक कौशल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें 11,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन किया था। ये कुछ उसके फिनाले के फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, और इसमें 10 जॉब रोल थे, जिसमें अपैरल और ग्रीन जॉब्स, इलेक्ट्रिशियन, इन सब की ट्रेनिंग थी। तो एक जो चैंपियनशिप थी वो 3 लेवल में थी, जिसमें सेंट्रल लेवल पे कंपटीशन था, जहाँ पे आईसेट के जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं और वो सेंटर्स हैं, अनाउंस करने के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग वहां पे हुआ था। देन सेकंड लेवल था रीजनल और स्टेट लेवल, जहाँ पे उस रीजन के जो भी विनर्स आए थे उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। एंड थर्ड था नेशनल लेवल, जहाँ पे उसका फाइनल ऑर्गेनाइज किया गया था। एक 2018 की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट हमने एनएसडीसी को दोनों साल की जमा की थी, और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था कि आईसेट ने एज इंडिपेंडेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया। और इसमें ये जॉब रोल थे 2018 में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, स्विंग मशीन ऑपरेटर, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटर पेरिफेरल, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। एक सेंट्रल लेवल कंपटीशन के फोटोग्राफ्स हैं जो आईसेट के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पे आयोजित की गई थी फर्स्ट राउंड की। देन सेकंड राउंड की रीजनल लेवल कंपटीशन थी, जो अगेन आईसेट के स्टेट हेडक्वार्टर, स्टेट ऑफिस लेवल पे आयोजित की गई थी। देन फाइनल जो स्टेट लेवल कंपटीशन के बाद नेशनल लेवल था, वो आईसेट के हेडक्वार्टर भोपाल में आयोजित किया गया था, और जिसमें सभी जो एसएससी सर्टिफाइड ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर थे उनको हमने एज असेसर बुलाया था, और एसएससी के भी उसमें भागीदारी थी। और इसके जो फिनाले के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, उसके चीफ गेस्ट राजेश पी खंबास सर थे, जो पीएसएस सीआईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। वो आए थे और उन्होंने सभी विनर्स को रिकॉग्नाइज किया था, और सभी विनर्स को उसमें जो फर्स्ट विनर थे मींस फर्स्ट कैटेगरी में, उनको लैपटॉप्स, और सेकंड और थर्ड प्राइजेस में मोबाइल्स और भी तरीके के उसमें पुरस्कार उन्हें दिए गए थे। और जो ये निकल के आया था उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, और स्टूडेंट ने बहुत ही जोश के साथ उन सभी में पार्टिसिपेट किया, और नेक्स्ट ईयर हम इसमें 11,000 स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट हुए, पार्टिसिपेशन किया था। 2019 में जब हमने किया तो उसमें नेशनल लेवल के 15 विनर आए थे, और स्टेट लेवल के 27 विनर्स थे, और इसको 12 राज्यों में किया गया था, जहाँ के एसएसडीएम जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उन्होंने इसको काफी अप्रिशिएट किया कि आईसेट ने जो इनिशिएटिव किया था। तो जिसमें यहाँ पे आईसेट की जो जर्नी थी स्किल कौशल चैंपियनशिप को लेके, वो हमने यहाँ पे की। अब मैं सॉरी सर, मैं आपका इंट्रोडक्शन ऑडियंस से करवाना ही भूल गया। हमारे साथ गेस्ट है मिस्टर निहाल रुस्तगी जी। निहाल रुस्तगी जी मार्केटिंग और पार्टनरशिप कंसल्टेंट हैं एनएसडीसी के, और इन्होंने मार्केटिंग और आउटरीच प्रोग्राम इंडिया स्किल्स का ये देख रहे हैं, जिनमें उन्होंने लास्ट ईयर जब इंडिया स्किल ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें, सो ही हैज एक्सपीरियंस अक्रॉस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ब्रांड मैनेजमेंट, आउटरीच कैंपेन, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो जो भी उनका एनएसडीसी से कोलैबोरेशन था, ये सभी चीजें सर ने देखी, और 2018 का इंडिया स्किल्स का जो पूरा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट किया 5 रीजन में, जहां जहां पे भी होता रहा। मैं सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको वो देखता रहा, चाहे वो त्रिपुरा के आपके फोटोज आते हो, या डेली लेवल का नेशनल चैंपियनशिप रहा हो, या फिर कजान के भी आपके जो अपनी टीम गई थी, वो वहां पे भी आपने उनका जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन आती रही, वो हम अपने सभी सेंटर्स तक भी शेयर करते रहे। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप सभी हमारे ऑडियंस को पूरी ये प्रोसेस कैसे होती है, इंडिया स्किल्स के लिए एलिजिबिलिटी कौन है, कौन उसमें भागीदारी कर सकता है, और उसकी प्रोसेस होने के बाद उसका 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 मींस आउटपुट क्या आता है, और कैसे उसको रिकॉग्निशन मिलता है वर्ल्ड लेवल तक, वो हमारी ऑडियंस को सर बताएं। बिल्कुल अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे बुलाया, और मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं जो इस वेबिनार के थ्रू हमसे जुड़े हैं। पूरी आईसेक्ट फैमिली मेरे ख्याल से पूरी जुड़ी है, क्या वो बच्चे हों या टीचर्स हों या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो, या वो भले ही हमारी फैकल्टी हो जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। तो मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ इस वेबिनार के लिए जो आईसेक्ट ने पहल ली है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के तहत। बहुत ही अच्छी बातचीत आपने और बहुत ही अच्छा काम किया है आईसेक्ट ने जब ये कॉम्पिटिशन्स करा के। तो पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक सिर्फ कॉम्पिटिशन्स नहीं है कि हम जनरली देखते हैं कि ठीक है आप स्किल कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। स्किल कंपटीशन को जनरली हम कंपटीशन के तरीके से नहीं देखते हैं, हम इनको बहुत सारे चीजों की अलग तरीकों से मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर स्किल की परिभाषा बदलनी है आज के टाइम पे, जितने भी आपके पास तो इतने सारे बच्चे आते हैं
वो सोचते हैं कि सर हमने अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं किया तो हम स्किल ले लेंगे। जनरली यही रहता है कि लोगों, माँ बाप, दोस्तों का, सबका यही होता है कि अगर आपने पढ़ाई में अच्छा नहीं किया तो वोकेशनल एजुकेशन कर लो। तो ये बहुत ही गलत मापदंड है और बहुत ही गलत कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं है। और कल तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात रखी है सबके सामने कि भले ही आपने डिग्री ले रखी हो, भले ही आपने बहुत कुछ पढ़ रखा हो, बट अगर स्किल नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे हो सकते हैं। और इस टाइम पे स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है, जिस टाइम पे हम गुजर रहे हैं ये सब। तो स्किल कंपटीशन एक ऐसा जरिया है जिसकी ये परिभाषा बदल रहा है स्किल्स की, और जिसके अंदर ये एस्पिरेशन ला रहा है, ये लोगों को बता रहा है कि स्किल्स सिर्फ उसी चीज के लिए नहीं बने हैं कि ताकि आप अपना, ठीक है आपने कुछ किया नहीं तो आप स्किल ले लीजिए। स्किल्स बहुत कुछ लेकर और बहुत कुछ आपके लिए ला सकता है। तो एक और चीज जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कॉम्पिटिशन के थ्रू, क्योंकि हम लोग इंडिया स्किल्स कंपटीशन करते हैं और फिर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में लेके जाते हैं, हम लोग जो कंपटीशन जो हमारे होते भी हैं वो जो बेंचमार्क है उनके रूल्स और रेगुलेशन हमने जो डिराइव किए हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो उससे भी बहुत, जब लोग आते हैं कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा सीखते हैं। जैसे हमारे यहाँ इतना सेफ्टी को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता, कभी कभार इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो इतना सब कुछ जानते हैं कि क्योंकि वर्ल्ड स्किल्स में अगर आपने अपना कार्यस्थल, जो आपका वर्किंग स्टेशन होता है, अगर वो साफ नहीं रखा है तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो बहुत कुछ बहुत महत्वपूर्ण है ये स्किल कॉम्पिटिशन। दूसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भले ही आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो या भले ही आप रोज दिहाड़ी पे काम करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं आपका स्किल बोलेगा। अगर आपका स्किल है, आपके पास हुनर है, तो आप इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही मापदंड है इसमें पार्टिसिपेट करने का, वो है आपकी आयु। योर एज शुड बी, अगर किसी को 2021 में पार्टिसिपेट करना है तो ही शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1999। तो यही एक रूल है पार्टिसिपेट करने का, एज। अगर किसी को 2023 में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी एज 1 जनवरी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2001 हो जाएगी। तो ईयर ऑफ द कंपटीशन 2021 में आपकी आयु 23 साल से नीचे होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही मापदंड है, सिर्फ और सिर्फ एक यही रूल है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए होता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो कंपटीशन होता है वो 56 स्किल्स में होता है, वर्ल्ड स्किल्स में 56 स्किल्स, 56 स्किल्स में होता है। और ये जो स्किल्स हैं ये हर सेक्टर से है, भले ही आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ले लें, ब्यूटी थेरेपी ले लें, सीएनसी मिलिंग ले लें, सीएनसी टर्निंग ले लें, वेल्डिंग ले लें, फैशन टेक्नोलॉजी ले लें, खाने पीने का है तो हॉस्पिटैलिटी के काफी सारे स्किल्स हैं, कुकिंग है, रेस्टोरेंट सर्विस है, पेटिसरी है, बेकरी है, होटल रिसेप्शन है। और अगर आप शौकीन हैं फैशन में तो फैशन टेक्नोलॉजी है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक बहुत ही, ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है। अगर आईटी में आप रुचि रखते हैं तो वेब टेक्नोलॉजीज है, आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर बिजनेस है, आईटी नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन के स्किल्स है, बहुत सारे स्किल्स हैं, ऐसे 56 कई स्किल्स है जिसके अंदर आप भाग ले सकते हैं। और भारत ने पिछली बार 44 स्किल्स में भाग लिया था वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में, और वहां पे हम लोगों ने 15 स्किल्स में मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस जीता और 4 मेडल्स जीते थे, जिससे भारत की श्रृंखला जो है वो 13वें स्थान पर आ गई थी। और जो पहले 19वें स्थान पर थी 2017 से, तो हमने एक जंप भी लिया है। और हमारा एक आइडिया है, हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि 2021 में हमें टॉप 10 में आना है, ताकि हम दिखा सके कि हाँ भारत में वो दम है और वो स्किल्स के कारण ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ अभिषेक। सर मैं इसमें ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा हमारी ऑडियंस की, जो इंडिया स्किल्स इसके स्टेप्स कैसे हैं कि वर्ल्ड स्तर तक पहुंचने के लिए वो सिलेक्ट कैसे होते हैं? जैसे आपने एज बताई, जैसे तो उसका एलिजिबिलिटी पहले स्टेट से कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेशनल पोर्टल पे, अगर स्किल कंपटीशन का हमारा इंडिया स्किल वर्ल्ड स्किल्स इंडिया की एक वेबसाइट है, वो एक वहां पे एक फॉर्म खुलता है और वो नेशनली आप कहीं भी कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपकी आयु मीट हो रही है। अब इसके बारे में जानेंगे कैसे, हमें पता कैसे लगेगा कि फॉर्म खुल गए हैं नहीं खुले हैं? तो मैं सबसे आवेदन करूंगा कि आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैंने अभी अभी लिंक भी शेयर कर दिया है सबके साथ इंस्टाग्राम का। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे हमसे कि क्या कौन से कंपटीशन आ रहे हैं, कब एप्लीकेशन खुल रही है, कब क्या हो रहा है। तो इससे जानिए। अभी 2021 के लिए एप्लीकेशन खत्म हो गई है, बंद कर दी गई है, जनवरी में बंद कर दी गई थी। बट ये चालू कैसे होता है, एक बार आपने एप्लीकेशन भर दी, उसके बाद
आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको मैप किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता है, उसके बाद जोन लेवल पे कंपटीशन होगा, फिर स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है। अगर आप सारे जीतते रहते हैं तो स्टेट विनर होते हैं। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि अगर आप स्टेट विनर होते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है स्टेट से भी। स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कैश प्राइज अवार्ड भी देती है जो भी विनर्स होते हैं। इसके बाद जब स्टेट आप जीत जाते हैं, जब स्टेट चैंपियन होते हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप रीजनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सके। और रीजनल लेवल पे जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, कि मानिए अगर आप रीजनल कंपटीशन भी जीत गए हैं, फिर दोबारा आपकी ट्रेनिंग होगी ताकि आप नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। और बिल्कुल सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है, आपको अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं देना होता। और इसके बाद जब आप नेशनल कंपटीशन भी जीत जाते हैं, वहां से 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, गोल्ड और सिल्वर वाले, जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होते हैं। और उनकी 1 साल तक ट्रेनिंग होती है, और 2 महीने पहले डिसाइड किया जाता है कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो 2 महीने पहले डिसाइड होता है। क्योंकि उसमें कई बार हम देखते हैं कि कैसे मानसिक आपका मनोबल कैसा है, कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है उन 8-9 1 साल की ट्रेनिंग में, ताकि हमें पता लग सके कि कौन भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है, जिससे एक फाइनल चैंपियन जो सिलेक्ट होता है। तो इससे जुड़ा एक और चीज है, जैसे आपने बताया जो 56 ट्रेड हैं, तो मैं जब उसमें देख रहा था तो हमारे जो 56 ट्रेड में और जो हमारे जनरल स्कीम में जो जॉब रोल्स हैं, अगर मैं पीएमकेवाई की या डीडीयूजीकेवाई की बात करूं, तो हमारे जैसे जो 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 बहुत ही कॉमन जॉब रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन। तो अगर किसी स्टूडेंट ने असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन में अपना ट्रेनिंग ली हुई है, या वो किसी और सपोज डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर वो उसमें उसने ट्रेनिंग ली हुई है और वो चाहता है पार्टिसिपेट करे, तो क्या जो वर्ल्ड स्किल्स के जॉब रोल में कंपटीशन होता है, उसी में कंपटीशन इंडिया लेवल पे होता है, या उसके जॉब रोल डिफरेंट? नहीं, वो इंडिया लेवल पे भी हम लोग सेम स्किल्स फॉलो करते हैं, हम दूसरे स्किल्स में कंपटीशन नहीं कराते हैं। बट अगर आप लेट्स से कि आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रखा है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जैसा हमारा एक कोर्स होता है। फायदा ये है कि हम भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं ढूंढ सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमने टेस्ट प्रोजेक्ट और हमने जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो इसी तरीके से बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे ये नहीं ढूंढ रहे कि आपके पास नॉलेज कितनी है, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हुनर कितना है आपके पास, क्या आप वो काम 1 घंटे में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज हम ढूंढते हैं, और वो चीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चालू हो जाती है। तो अभिषेक ये भी है कि जैसे आपने ब्यूटी थेरेपी का कोर्स किया हुआ है, जो ब्यूटी थेरेपी का अगर आपने जो कोर्स किया होगा पीएमकेवीवाई के अंडर या डीडीयूजीकेवाई या किसी भी और अगर स्कीम में किया होगा, वो बहुत ही अलग होता है वर्ल्ड स्किल स्टैंडर्ड से, और हमें भी ये पता है। बट हमने क्या किया हुआ है, स्टेट लेवल तक हमने जो टेस्ट प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जो या क्वेश्चन जो होते हैं, और यहाँ पे कोई भी टेस्ट जो होता है वो पेपर पे नहीं होता। भले स्क्रीनिंग जो है वो हो सकता है, इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट पेपर पे हो या एमसीक्यू के बेसिस पे हो, बट एक स्टेट लेवल कंपटीशन आपका एक्चुअल में रियल कंपटीशन होगा, जहां पे आपको चीजें करके दिखानी पड़ेंगी, या जोनल लेवल पे आपको चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। और वो डिस्ट्रिक्ट जोन और स्टेट लेवल पे काफी आसान तरीके से, काफी आसान हमने उसको डाइल्यूट कर दिया है, वर्ल्ड स्किल लेवल के उसके ऊपर नहीं रखा है, ताकि बच्चे कर सके, उसे कंप्लीट कर सके और उससे कुछ सीख भी सके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इसमें स्टेट लेवल पर जब जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जैसे एसएसडीएम्स हैं, जैसे एमपी में भी एसएसडीएम ने इसको ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर, और हम उसके वेन्यू पार्टनर के लिए उन्होंने हमें चयन भी किया था, बट लास्ट ईयर चूंकि हो नहीं पाया तो हम कर रहे थे। तो जैसे सर, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया कि बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे हैं कि वो स्टेट में नहीं होते, और या उसके जो कैंडिडेट्स हैं स्टेट में कम ही पहुंचते हैं। तो उस केस में जैसे आपने बताया 44 टोटल 56 स्किल सेट है, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा दल गया था शायद अभी तक के इस बात में 44 लोगों का। तो सर उसमें क्या एनएसडीसी अपने एंड से इन 56 में से जॉब रोल चूज करता है कि इंडिया को इतने में ही पार्टनर करना है, या सभी 56 स्किल के 56 जॉब रोल स्टूडेंट के लिए ओपन रहते हैं? नहीं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि जहां पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्किल्स भी हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, और ना कोई कॉर्पोरेट उनको सपोर्ट करता है, तो हम वो लोग वो स्किल्स नहीं लेते हैं।
और हम अपनी पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी देखते हैं कि कौन से स्किल्स लिए जाए। बट आपने बड़ा ही एक अच्छा सवाल उठाया था कि लेट्स से कि स्टेट कंपटीशन है, एनएसडीसी या वर्ल्ड स्किल्स इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि भारत 44 स्किल में पार्टिसिपेट करेगा, बट एक स्टेट ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ 10 स्किल में कंपटीशन करेंगे। तो उस केस में अगर कोई बच्चा स्टेट से आता है, इसीलिए हम नेशनल पोर्टल खोलते हैं कि जहां पे हम कोई भी बच्चे को छोड़े ना, और अगर स्टेट में वो कंपटीशन नहीं भी हो रहा है तो हम सेक्टर स्किल के द्वारा, सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा हम वो उस बच्चे का कंपटीशन कराते हैं, ताकि वो बाद में अपने स्टेट को स्किल में रिप्रेजेंट कर सके रीजनल लेवल पे। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते। जी जी सर। अच्छा सर, इसमें क्या ऐसा भी है कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट में, जैसे आपने बताया कि ओनली एज एक क्राइटेरिया है, तो अगर वो ग्रेजुएट होना, 10th होना, अगर किसी जॉब रोल में उसको पार्टिसिपेट करना है तो कोई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी का भी उसमें चेक है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब बल्कि अभिषेक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस बार जो बच्चे ने जो ज्वेलरी में कंपटीशन जीता है, जो ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड स्किल्स में ज्वेलरी में जीता है, वो सिर्फ 8वीं पास है। बल्कि सो और बल्कि हमारा जो एक और बच्चा है जो इस बार ब्रिक लेइंग में जिसने मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस जीता था, वो दिहाड़ी मजदूर था, वो मेरे ख्याल से तीसरी तक ही पड़ा है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और दूसरी ओर टीम इंडिया में आप देखेंगे इतनी वैरायटी है, इतना वेरिडनेस है कि जहां एक बच्चा है जो तीसरी या चौथी पास ही है, और एक साइड पे एक बच्चा है जो एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में पढ़ रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले ही आपने पीएचडी कर रखी हो या भले ही आपने डॉक्टरेट कर रखी हो या कुछ भी कर रखा हो एजुकेशन में, आपका हुनर एंड ऑफ द डे, आपका स्किल मैटर करता है इस कंपटीशन में, और कुछ मैटर नहीं करता। जी सर। सर मैं आपसे, जो लास्ट ईयर के विनर हैं, गोल्ड मेडल विनर है अश्वथ नारायण जी, उनके बारे में उनकी जर्नी अगर आप बताएं कि वो कैसे स्टार्ट हुए थे और जहां वहां पहुंचे, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और सब लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं खाली अश्वथ की स्टोरी नहीं कवर करना चाहता, मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है, अगर मैं वो शेयर कर सकता हूँ सबके साथ, डेफिनेटली तो सर। बहुत लोगों को पता लगेगा कि क्या वर्ल्ड स्किल्स होता है और कैसा दिखता भी है। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, देख। तो मैं चालू करना चाहता हूँ। ये मोहित है, और मोहित वर्ल्ड स्किल्स आबू धाबी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पेटिस्ट्री और कन्फेक्शनरी में, और ये बेस्ट ऑफ नेशन भी थे। मैं इनकी कहानी बताना चाहूंगा कि घर वालों का बहुत जोर था इन पे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। 12वीं के बाद इन्होंने बीबीए में एडमिशन भी लिया एक कॉलेज में, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि इनका बिल्कुल भी मन नहीं था। और इनका शुरू से मन था कि इन्हें एक पेस्ट्री शेफ बनना है। इन्होंने अपने आप का एडमिशन कराया एक बैंगलोर में एक वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेवॉन अकेडमी करके, जहाँ पे पेस्ट्री ट्रेनिंग सिखाई जाती है। वहां पे इन्होंने अपना पूरा कराया, और 1-2 साल बाद ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स के कारण। अगर देखा जाए, मोहित भी 12वीं ही पास है, ना इन्होंने बैचलर्स की ना कुछ किया, 12वीं पास। और मोहित अपने स्किल्स के कारण ही भारत को एक सिल्वर मेडल जिता सके, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स। आज मोहित क्या है? मोहित अगर देखा जाए उसके बाद मोहित को नौकरी मिली दुबई से, इंडिया में भी बहुत सारे ऑफर थे, और मोहित ने सभी नौकरियां ठुकरा दी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा। और मोहित ने सोचा कि अगर मैं अपनी नौकरी ठुकरा के, और ये 20 साल के थे उस टाइम पे, इन्होंने अपना कैफे खोला ऋषिकेश में, और वहां पे पूरा कैफे खोला। और अभी अभी मोहित, मतलब ये लॉकडाउन हो गया, मेरी अभी इनसे बात भी हुई थी, ये अपना दूसरा कैफे खोलने वाले थे मसूरी में। तो ये अब एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, बहुत। अब 23 साल की उम्र है इनकी, और आज ये मेरे ख्याल से 30-40 लोगों का स्टाफ है इनका, प्रॉपर पूरा जो कैफे अपना कॉफी चलाते हैं। और इस टाइम पे तो ये पावर होती है, ये इन्होंने किसी ने सिखाया नहीं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके हुनर के कारण ये आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये करण है, और लोगों को लगता है कि बाल काटना, हेयर ड्रेसिंग इतना स्कोप नहीं है, ब्यूटी थेरेपी में इतना स्कोप नहीं है, क्या करें क्या। करण आज टोनी एंड गाय करके एक कंपनी है, पता नहीं बहुत लोगों ने सुना नहीं है, कि यूएस बेस्ड फर्म है जहाँ पे इंडिया में इनके सलून्स है ऑल अक्रॉस इंडिया। ये वहां पे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट है,
और इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगर आपको करण से बाल कटवाने पड़े तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को देखा है जब ये ट्रेनिंग करते हैं, तो आप इनके अगर वहां पे सलून में जाते हैं तो आप करण को जाते ही नहीं बोल सकते कि आप मेरे बाल काट दीजिए। आपका अगर अपॉइंटमेंट फिक्स है करण के साथ, तभी करण बाल काट सकते हैं आपके। तो ये एस्पिरेशनल है स्किल्स की। सिमिलरली ये करिश्मा है, और आप देख सकते हैं कि वहां पे कंपटीशन में कैसे ये बाल काट रहे हैं, या करिश्मा अभी ब्यूटी थेरेपी में। करिश्मा पूरे विश्व भर में चौथे स्थान पर आई थी ब्यूटी थेरेपी में 2017 में। इन्होंने सिर्फ कांस्य पदक अपना सिर्फ 0.2 मार्क्स से लूज आउट किया था, और इतनी डिटेल्ड मार्किंग होती है। आप देख सकते हैं भारत का झंडा रखा हुआ है ट्रॉली पे, तो बहुत ही गर्व की बात भी होती है बच्चों के लिए कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और इस टाइम पे ये एक मॉड्यूल कंप्लीट कर रही है। करिश्मा आज सीनियर ट्रेनर है, और ये भारत के नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को भी ट्रेन किया था उन्होंने 2019 में। जिसने भाग लिया था उसको भी करिश्मा ने ही ट्रेन किया था। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है रोहिम मोमिन की। ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने माँ बाप खो दिए थे, 2 छोटे भाई बहन भी थे, और दिहाड़ी मजदूर पे ये दिल्ली आ गए थे, नोएडा में काम करने लगे थे एटीएस में। वहां पे इन्हें स्किल्स के बारे में पता लगा, और कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, बट इनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बताया कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो और देखो क्या होता है। रोहिम मोमिन आज एक तो बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच चुके हैं एटीएस में। ये सीनियर मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्टर, आप सीनियर फ्लोर सुपरवाइजर बन गए हैं, और वही 23 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि रोहिम मोमिन बहुत ही इंस्पिरेशन कैरेक्टर भी है। तो अगर आप लोग जोश टॉक देखते हैं यूट्यूब पे, जोश टॉक्स यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, रोहिम मोमिन की जोश टॉक है वहां पे। रोहिम मोमिन को सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसा होता है मतलब स्किल कंपटीशन का पूरा महत्व क्या है। तो रोहिम मोमिन आपको बताएंगे कि कैसे इनकी लाइफ बदल गई है। ये वर्ल्ड स्किल्स कजान की ओपनिंग सेरेमनी है, कि जैसे आपने अभिषेक बताया था बिल्कुल ओलंपिक्स जैसा होता है। ये बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था फुटबॉल का। वर्ल्ड कप कजान के अंदर इसी स्टेडियम में हुआ था, जहाँ पे 25,000 लोग प्रेजेंट थे उस टाइम पे जब ये ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। और रशियन नेशनल टेलीविजन पे, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है, वैसे ही रशिया का जो नेशनल टेलीविजन है उस पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था ये पूरा स्किल कंपटीशन और ये ओपनिंग सेरेमनी। आप जानते ही होंगे इन्हें तो। ये रूस के प्रेसिडेंट हैं, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, और ये भी वहां पे मौजूद थे क्लोजिंग सेरेमनी में। इन्हीं ने पूरे कंपटीशन को थैंक यू बोला था सबको और एंड किया था। इनकी स्पीच से ही पूरा कंपटीशन एंड हुआ था। और आप देख सकते हैं कितना भव्य नजारा है ये, जो पूरे स्टेडियम का कितना बड़ा। और ये अगले साल 2021 में शंघाई में होना है। तो शंघाई में भी, चाइना में अब पता नहीं हमारा क्या होगा वहां पे, बट अगले 2021 में शंघाई में होगा ये कॉम्पिटिशन। आप देख सकते हैं वहां पे आतिशबाजी हुई थी, बहुत ही ग्रैंड था। जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ग्रैंड होता है। ओपनिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड थी, क्लोजिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड थी। ये है हमारे अस्वथ, जो आप बताए थे, जिनके बारे में आपने मुझे बोला भी। ये इंडिया के पहले गोल्ड विनर बने। और अस्वथ बहुत ही यूनिक, अस्वथ भी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में एक शहर है, वहां से आते हैं। और अस्वथ अपनी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे सीवी रमन इंस्टीट्यूट में भुवनेश्वर में। और अस्वथ एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही हम्बल, बहुत ही शांत स्वभाव का था। हमें कभी नहीं लगता था कि इंडिया वाटर टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडल जीतेगा, क्योंकि ये ऐसा स्किल है वाटर टेक्नोलॉजी जो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि होता क्या है, इसके अंदर करना क्या होता है। तो हमें भी लगता है कि पता नहीं इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, बट अस्वथ ने सबका नाम रोशन किया। और इनकी भी जर्नी जैसे मैंने बताया वैसे ही चालू हुई। पहले स्टेट लेवल हुआ, फिर रीजनल लेवल हुआ, फिर नेशनल्स में जीते अस्वथ। फिर इनकी 1 साल तक ट्रेनिंग चली, और अस्वथ को पूरा सपोर्ट दिया गया था इनके कॉलेज के द्वारा, जहाँ ये जर्मनी भी गए, बाहर से ट्रेनर बुलाए गए थे। यहाँ पे इंडिया में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था अस्वथ के लिए, ताकि ये ढंग से ट्रेनिंग कर सके और भारत को स्वर्ण पदक दिला सके। तो अस्वथ की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन है, क्योंकि अस्वथ ने ये प्रूव कर दिया कि हिंदुस्तान कहीं भी किसी से पीछे भी नहीं है, और हम हर स्किल में बहुत आगे हैं। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अस्वथ अब क्या कर रहे हैं। अस्वथ ने उसके बाद जैसे ही कंपटीशन जीता अगस्त में, उसके बाद अस्वथ ने
अश्वथ को एक तो बहुत सारी सरकारों ने इन्हें अवार्ड दिया। उड़ीसा सरकार ने अवार्ड दिया, भारत सरकार ने इन्हें अवार्ड दिया, और भी एक दो आसपास की आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका में भी इन्हें एक्नॉलेजमेंट किया गया। बिकॉज भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत के लेके आए थे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में। और उसके बाद इनके कॉलेज ने इनकी मास्टर्स, क्योंकि अश्वथ का मन था ये मास्टर्स करें और इसमें इसी स्किल में और ज्यादा पढ़े, अपने कौशल को और निहारे, तो पूरे इनके कॉलेज ने इनकी फीस माफ कर दी। और कॉलेज ने बोला कि आप मास्टर्स के लिए जहां पे भी जाएंगे हम लोग इनका पैसा देंगे, पूरा स्कॉलरशिप दिया गया है कॉलेज ने। और आज अश्वथ हमारे लिए, इंडिया के लिए नया चैंपियन प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां ये दूसरे चैंपियंस को ट्रेन कर रहे हैं जो 2021 में भारत का नाम रोशन करेंगे, तो उस कॉलेज के साथ ही मिलकर। ये ज्वेलरी है जो मैं बता रहा था कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, और तीसरी, और ये इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था ज्वेलरी में। और ये संजॉय हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, ये भी बहुत अच्छे। आप इनकी भी जर्नी देखेंगे तो इन्होंने 2016 में पहले इंडिया स्किल्स में पार्टिसिपेट किया था और ये जीत नहीं पाए थे एंड तक। मतलब इन्होंने नेशनल्स भी जीत लिया था, उसके बाद ये भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए थे, एंड लास्ट 2 में आ गए थे। और संजय बहुत ही निराशहीन थे 2017 में जब भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, बट इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने सबको दिखा दिया कि ज्वेलरी में संजय का ही नाम लिखा हुआ था कांस्य पदक पर। और 2019 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। अश्वथ की एक और फोटो है वहां से ही, वर्ल्ड स्किल्स कजान से ही। और ये मोहित की फोटो है मेडल लेते हुए, जब भारत का झंडा वहां दिखता है पोडियम पे तो बहुत अच्छा लगता है। ये श्वेता रतनपुरा है, ये भारत की पहली फीमेल स्किल्ड वर्कफोर्स में से मैं बोलूंगा जिन्होंने अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीता ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी के लिए, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से आती हैं और जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया वर्ल्ड स्किल्स कजान के अंदर। अब आप देखेंगे इस फोटो को, जो राइट में सर है वो इनको सभी जानते हैं, ये आनंद महिंद्रा सर है। और बट लेफ्ट में बहुत ही स्पेशल एक और हमारे चैंपियन है, और ये है सचिन नराले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेल्डिंग से क्या होगा क्या होगा, अब देख सकते हैं वेल्डिंग से सचिन नराले आनंद महिंद्रा से मिले और आनंद महिंद्रा ने इन्हें फेलिसिटेट किया, क्योंकि सचिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर रहे थे। 2015 की बात है जब सचिन नराले ने वेल्डिंग में अपना कौशल दिखाया और इन्होंने वर्ल्ड में 7वें नंबर पर ही आए थे और मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस जीता। बहुत ही खुश थे हम लोग जब इन्होंने ये पदक जीता था, हमारे लिए भारत का नाम रोशन किया। और उसी से खुश होकर आनंद महिंद्रा भी उनसे मिले थे और आनंद महिंद्रा पवन गोयनका ने भी उनका स्वागत किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल था हम सभी के लिए जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सारे वर्ल्ड स्किल्स चैंपियन को फेलिसिटेट किया था। और मैं आपको एक बड़ी रोचक कहानी बताना चाहता हूं कि इनमें जितने भी बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज पे इसलिए हैं क्योंकि ये कौशल की प्रतियोगिता में जीते थे और ये अपने कौशल की वजह से हैं, ना कि अपनी कोई डिग्री या अपनी एजुकेशन की वजह से यहाँ खड़े हैं, ये अपने कौशल की वजह से खड़े हैं। तो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में है वो पेटिसरी में इन्होंने 2015 में पार्टिसिपेट किया था। ये सुरजीत राणा है, अगेन बहुत ही गरीब और बहुत ही पिछड़े स्तर से आते हैं और इन्होंने मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस जीता था ज्वेलरी में। नेहा चांदे, ये 2015 में ब्यूटी थेरेपी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आज इनके नाम पर 2 कंपनी चलती हैं इनकी मुंबई में और ये खुद उनकी पूरा देख रेख करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये मुंबई में। अब ये है राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, ये टीकम सिंह है, ये वॉल फ्लोर टाइलिंग में पहले मजदूर थे, फिर वॉल फ्लोर टाइलिंग में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके साथ में परशुराम नायक हैं, परशुराम नायक ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ब्रिक लेइंग में और भारत का प्रतिनिधित्व करके। और आज मैंने आपको दिखाया था रोहिम का फोटो, जो जोशटॉक वाला, परशुराम नायक की वजह से ही रोहिम जीता था, क्योंकि परशुराम नायक ने ही ट्रेन किया था रोहिम को अगले वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के लिए। और परशुराम नायक आज ट्रेनर की तरह हमारे लिए और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और ये बहुत ही रोल मॉडल भी है। और ये है अर्जुन बिंड, जो ऑटो बॉडी रिपेयर में जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 2015 में और आज ये मारुति सुजुकी में नौकरी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कौशल प्रतियोगिता ने कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और कहाँ कहाँ आज हमारे चैंपियंस हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। सर बिल्कुल, जब आप बता रहे थे
तो गूज़बम्प की फील आ रही थी कि मैं कोई सनी देओल वाली या चक दे इंडिया मूवी देख रहा हूँ और खड़े होकर सल्यूट करूं। सभी राष्ट्रीय हीरो है, कौशल के हीरो है जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया। और इसी के साथ में अपने जितने भी हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो ट्रेनर हैं या स्टूडेंट हैं, वो भी इस सबको देख के बिल्कुल मोटिवेट हुए होंगे कि आप कौशल केवल ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ कर नहीं रहा है तो वो ITI जाएगा, स्किल का डिप्लोमा लेने के लिए आएगा, बट आप में रियल कौशल है तो हम देख पा रहे हैं कि जिसको 8वीं पास है या जो ब्रिक लेयर है, मजदूर भी है, वो भी जाके प्रधानमंत्री जी के साथ में या विदेश में भी जाके इंडिया का परचम फहरा रहा है। ऑल्दो सर आपने बता दिया, फिर भी मैं एक बार ये हाईलाइट आपसे इसमें और इनपुट चाहूंगा। हमारे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा फियर होता है कि फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको जब विदेश जाना है, इंग्लिश नहीं आती हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऑल्दो उस पे इसको स्किल आती भी है, बट वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है कि वो चीज उसको वो आगे दूसरे सामने परफॉर्म कैसे करेगा। अगर कोई और नहीं देख रहा है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे कर पाता है वो स्टूडेंट, और जिससे जाके वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके जब परफॉर्म करने की बात आती है तो कई बार वो पिछड़ जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये हम लोगों में ही है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बहुत इंटिमिडेट फील करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनको तो अंग्रेजी आती है और हम बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको ना बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ कि होता क्या है, जब हम भारत की पूरी टीम जब लेते हैं और जब इंडिया टीम सिलेक्ट होती है, इंडिया टीम के अंदर कोई पंजाब से आ रहा होता है, कोई हरियाणा से आ रहा होता है, कोई राजस्थान, कोई केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश भर से हमारे पास प्रतियोगी होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, वो है स्किल्स की। ये और कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोई किसी को हिंदी आती है तो किसी को अंग्रेजी आती है, किसी को मलयालम आती है, किसी को तेलुगु आती है, किसी को अलग अलग भाषा आती है, बट हम लोग इनसे सिर्फ एक ही भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, वो है स्किल्स की। और स्किल्स की भाषा के कारण ही हम लोग इतने जुड़े भी हुए हैं इनसे, क्योंकि यही भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मेरे को बताई है, हम लोग इस पे भी बहुत बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि एक तो हो गया कि आपने स्किल सिखा दिया, आपने वेल्डिंग करना सिखा दिया, बट जब वो बाहर जाता है तो इसीलिए जितने भी हमारी टीम इंडिया में लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। इसी कारण के वर्ष वो बाहर पहले जाते हैं कंपटीशन से, वो ट्रेनिंग करते हैं बाहर, ताकि अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सके, ताकि वो डरे ना। दूसरी चीज है, उनको शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप किसी से भी कम नहीं है। और ये सच बात है, क्योंकि अगर आप फ्रांस में जाएंगे, अगर फ्रांस का कोई बच्चा आएगा, फ्रांस के बच्चे को वो इंग्लिश में बात नहीं करेगा, फ्रांस का बच्चा आपके साथ फ्रेंच में ही बात करेगा। और ये हमने खुद देखा है। रशियन, अगर रशिया का है कोई बच्चा, वो रशियन में बात करेगा, वो इंग्लिश में बात नहीं करेगा। तो ये बड़ा ही अच्छे से हुआ था हमारे साथ 2017 में। एक हमारे बच्चे थे शैलेंद्र चौहान, बॉल फ्लोर टाइलिंग में थे, और जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि किसी से वो हिंदी में बात करने लगे, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, वो हिंदी में बात करने लग गए थे। और ये कॉन्फिडेंस सारे बच्चों में आ जाता है। तो बाद में रिपोर्टर हिंदी में आ गया, वो खुद ही उन्होंने बोला, या हमने पूछा कि तुम इंग्लिश में क्यों नहीं बोलने लग गए, तुम्हें तो थोड़ी बहुत आती भी है टूटी फूटी। कह रहे कि सर, उसको आनी चाहिए हिंदी, अब मैं तो हिंदी में बोलूंगा, उसको समझ आ रही नहीं आती, उसको हिंदी आनी चाहिए। वो उसकी गलती है कि उसको हिंदी नहीं आती है, मेरी गलती नहीं है कि मेरे को फ्रेंच आती है नहीं आती है, या मेरे को। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना ये आसान नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड तब होता है जब मेंटोर, जब आपको सब ये बताया जाता है ऑन द को। और ये तभी कारण, और इसीलिए आप किसी भी बच्चे से मिलेंगे ना वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के बाद, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आप उसे किसी भी टीवी इंटरव्यू पे भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, वो 2 मिनट में सबको एकदम चौकन्ना कर देते हैं और सबको एकदम आकर्षित कर देते हैं अपनी तरफ। जी सर, इससे जुड़ा एक और पहलू है, क्योंकि अगर हम इसके इकोसिस्टम की बात करें तो जो इंडिया में हमारे सबसे बड़ी, आप फाइनली जब नेशनल लेवल पे स्टूडेंट आ जाता है उसको ट्रेन करते हैं, बट जो भी ट्रेनिंग सेंटर पे जो ट्रेनर है, मैं अभी पढ़ रहा था आपसे बात करने के पहले ही कि जो नारायण जी के ट्रेनर रहे, नारायण जी का तो जितना सम्मान हुआ उन्हें उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, उनको भी 10 लाख रुपए दिए गए। उसके साथ ही साथ उनके जो ट्रेनर के, उनको भी 5 लाख रुपए का फैसिलिटेशन दिया गया, उन्हें भी पूरा सम्मान दिया गया। तो एक बार हमारे ट्रेनर जो है उनके लिए भी आप मतलब वैसे उस पे में संदेश को कैसे स्टूडेंट को किस भावना से ट्रेन करें, या उनके लिए भी कुछ वो बताएं कि उनके जो ट्रेनर है, क्योंकि वो इंडिया का भविष्य गढ़ रहे हैं,
तो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज मैं बताऊं कि हमारी सक्सेस या हम वर्ल्ड स्किल्स में इतना अच्छा क्यों कर पाए हैं, इसके कुछ कारण हैं और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे ट्रेनर्स जो इनके भाग में, क्योंकि मेंटोर हम बोलते हैं इन्हें, हम एक्सपर्ट बोलते हैं, हम ट्रेनर बोलते हैं, शीर्षक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, या बहुत सारी चीजों में इन्हें बहुत कुछ बोला जाता है। बट मैं इन्हें मानता हूँ कि ये मार्गदर्शक है। कि और मैंने थोड़े दिन पहले ही एक मतलब लिखा भी था कहीं कि जनरली मैं आप देख रहा हूँ कि वो एक मार्गदर्शक की ओर से आप अपने आप को देखें। आप ये मत सोचिए कि खाली आपने ट्रेनिंग करा दी और आपका काम वहीं समाप्त हो गया। आपको उस बच्चे को एक सही रास्ते पे भी लाना है, आपको उस बच्चे को दिखाना भी है कि क्या है उसके फ्यूचर के लिए, और आपको ही गाइड करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमने जैसे इस बार जो फिर लास्ट टीचर्स डे भी हुआ था, तो भारत सरकार की एक पहल रही थी कि द्रोणाचार्य अवार्ड्स निकाले गए थे, जिसके अंदर हमने स्किल द्रोणाचार्य के नाम से जितने भी ट्रेनर्स थे उनको एक्नॉलेज किया था। और जस्ट फॉर द रीजन, क्योंकि ट्रेनर इस पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप मानेंगे नहीं, स्किल कंपटीशन ठीक है, आपकी ट्रेनिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है, आपके पास सारी मशीनें हैं, सारे टूल्स हैं, ये सब है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जीतने के लिए होता है, वो है आपका मेंटर और मेंटी रिलेशनशिप, कि आपका स्वभाव और आपका रिलेशनशिप कैसा है अपने एक्सपर्ट कोच मेंटर के साथ। अगर उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ है, ये मेडल पे भी अफेक्ट करता है। तो हमारे लिए ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप जो भी स्किलिंग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, कहीं भी आप स्किलिंग कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, ये मत सोचिए कि आप तो, क्योंकि आप उस बच्चे का भविष्य सुधारने वाले हैं। आपकी वजह से वो पूरी उम्र भर आज पैसे कमाएगा, या पूरी उम्र भर अपनी फैमिली का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेगा। तो मैं सभी ट्रेनर से गुजारिश करूंगा कि आपका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हल्के में ना लीजिए। हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए। इस टाइम पे तो स्पेशली कि जब ये कोरोना हो गया है और कोविड लॉकडाउन में हम सब हैं, तो इस टाइम पे आपका रोल और बढ़ जाता है कि आप रोज उनसे बातचीत करें, रोज उनसे वीडियो कॉल करें, देखिए क्या करें। क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई डीमोटिवेट हो जाता है, तो वो आप ही हैं उसको जो मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो अभिषेक सर है आपके लिए, तो आपको मोटिवेट रखेंगे। बिल्कुल सर। सर एक चीज और मैं आपसे, चूंकि इससे जुड़ी हुई है, जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम उसका आउटकम्स जो है वो प्लेसमेंट में मेजर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं जैसा आपने बताया, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये सब वर्ल्ड स्किल्स के बाद भी, तो जो यहाँ पे 3 इडियट का डायलॉग याद आ रहा है कि एक्सलेंस के पीछे भागो और सफलता तो आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी। तो उसके लिए चूंकि हमारा जो हमेशा ये रहा है कि अगर वर्ल्ड स्किल के बाद भी जो आपने बताया कि लोगों को जॉब्स के ऑफर्स आए, विदेशों से भी आए, देशों से भी आए, बट उसके बाद भी उन्होंने स्वयं का उद्योग या अपना अपना स्वरोजगार स्थापित करने की सोची। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट जो है, हमारे सभी ट्रेनर्स हैं, तो वो एक बार ये मत देखें कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए आप कोई डिग्री ले रहे हैं या सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट का प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप में योग्यता आ रही है, अगर आप में कौशल आ रहा है, तो आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार नौकरी आपके पास में होंगी, जो कि हम यहाँ पे वर्ल्ड स्किल के साथ, चैंपियन के साथ जब भी हम देख पा रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा जी जी सर, उसमें मैं आपके विचार उसमें चाह रहा था कि आप और भी स्टूडेंट को कि बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको ना एक एग्जांपल लेके ही बताऊंगा कि जो वर्ल्ड स्किल्स में टीम इंडिया में पिछले साल जब हम गए थे, हमारे पास 48 बच्चे थे। अब हमें भी पता था और हम लोग उन्हें भी यही बताते हैं, आप 48 बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि आप जीतेंगे या हारेंगे, और हमें नहीं पता कि हम तो चाहते हैं कि सबको एक पदक मिले, सब इंडिया को नाम रोशन करे, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई जीतेगा। और सिमिलरली यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसा आप चाह रहे हैं। और कई बार रिजल्ट हो सकता है बहुत ही अच्छे हों, कई बार रिजल्ट हो बहुत ही बुरे भी हो सकते हैं। बट हम सबको ये सोचने की जरूरत है, और सभी बच्चों से मैं बताऊंगा सबको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो एक पल आपको डिफाइन नहीं करता है।
क्या वो अगर आपने आईसेक में जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग किया और अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आपको प्लेसमेंट नहीं मिली है, वो आपका करियर डिफाइन नहीं करता है। आप पहले तो ये सोच समझ लीजिए कि फेलियर आपका कोई भी पॉइंट में कुछ भी डिफाइन नहीं करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम पे, क्योंकि जो भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं या जो भी करते हैं, वो उस आयु में होते हैं जहां पे उनकी आयु होती है 21, 22 या 23 साल की आयु होती है। जनरली मैंने देखा है कि 20 से 25 साल की आयु के बीच में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ज्यादा होती है, या मतलब वो आयु आप ले सकते हैं 18 से 23 साल के बीच में बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बच्चों को ये समझना पड़ेगा, आप सभी को समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो टाइम होता है 18 से 23 साल की आयु का टाइम है, यहाँ पे आप हाई रिस्क डिसीजंस ले सकते हैं। नौकरी आप 25 साल में भी कर सकते हैं, या जब 27 साल के होंगे या 26 साल के होंगे तब भी कर सकते हैं, कोई आपको नौकरी के लिए मना नहीं करेगा। बट अगर आप आज 18 उम्र के हैं या 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, ये हाई रिस्क डिसीजन होता है, क्योंकि आपके ऊपर चीजें इतनी निर्भर नहीं होती हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई होती। शादी मतलब हो जाती है 24-25 साल, 26 साल के अंदर। आपके अंदर आप अभी भी उस आयु में होते हैं, आयु में होते हैं जहां पे आप हाई रिस्क ले सकते हैं। और हाई रिस्क का मतलब है कि अपना उद्योग जब चालू करेंगे तो आप अपने लाइफ के बारे में जानेंगे और आप बहुत सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं। जैसे आपने कोई स्किल सीखा होगा, कि भले ही वेल्डिंग का स्किल सीखा होगा, हॉस्पिटैलिटी का सीखा होगा, कुछ भी स्किल सीखा होगा, आप कोशिश करिए उसको उद्योग बनाने में। मतलब मैं सबको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मोहित का एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है जिन्होंने वो डिसीजन लिया। वो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है उद्यमशील बनने को, अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाने में। और आज के टाइम पे हर कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या आपको कुछ आना चाहिए। अगर आपने आज ठान लिया है कि आपको एक अपना उद्योग चालू करना है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, विद इन 1 मंथ आप अपना उद्योग चालू कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं, भारत सरकार का लोन मिलता है, मुद्रा लोन है, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, अभिषेक सर है मेंटोर, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है कि कैसे अपना उद्योग चालू किया जाए, कैसे अपना बिजनेस चालू किया जाए। उसका एक ही मकसद है कि जहां आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे अपने लिए, वहीं आज आप अगर एक उद्यम एंटरप्रेन्योर बन जाए, वहीं आप 100 लोगों को नौकरी दे भी सकते हैं विद इन 1 ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये हाई रिस्क वाला जो डिसीजन है, आप 28, 29, 30 साल में नहीं ले पाएंगे, जब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी। तो ये सही टाइम है जब आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आप खुद को ही नहीं, आप देखेंगे आप वो डिसीजन लेंगे तो आपसे 4 लोग और इंस्पायर होंगे, 4 लोग आपके पास आएंगे कि सर हमें बताइए कि कैसे एंटरप्रेन्योर बने, मैं कैसे वो करूं। तो आप भी मेंटोर बन जाएंगे उस टाइम पे। तो हमेशा ध्यान में रखेगा ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे जो मैं क्वेश्चन आगे कर रहा था, वो उसी क्वेश्चन की एक और रिक्वेस्ट ही आई है। तो जैसे सर अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना है, 3 महीने से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले नहीं है, बच्चे अपने घर पे हैं और वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। तो वर्ल्ड स्किल साइट से या इंडिया स्किल साइट से कोई ई सोर्स मीडियम है कि जहाँ पे जो स्टूडेंट जो क्लास 9 से 12th में है, जो वोकेशनल जिन्होंने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, चाहे वो बैंकिंग का हो या रिटेल का हो या किसी का भी हो, तो चूंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे और उनके पास ऑल्दो उतनी हाई बैंडविड्थ तो नहीं है, बट फिर भी जितना वो मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए वो कैसे अपना मोटिवेशन को बना रखें और कैसे जिससे उनकी लर्निंग भी अफेक्ट ना हो और कंटिन्यूअस वो ट्रेनर भी उनको अपना गाइडेंस दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो पोर्टल है ई स्किल इंडिया पोर्टल, जिसपे आप जा सकते हैं और कोई भी उस पे आप इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं, आप मशरूम का कोर्स कर सकते हैं, मशरूम फार्मिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं उस पे पोर्टल पे। आप जाके देखिए, ई स्किल इंडिया पोर्टल है वो, eskillindia.org। और उस पे लॉग इन करके आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। सिमिलरली अगर आप 9 से 12वीं में हैं, यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, और आप मेरे ख्याल से आईसेक ने भी कुछ चालू किया था कि जहाँ पे यूट्यूब पे वो वीडियोस डाल रहे हैं काफी सारी चीजें। तो आप वो भी वीडियोस देखिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स बन गया, स्रोत बन गया है जहाँ पे आप लिटरली नॉलेज में डूब सकते हैं। आपको इतना सब कुछ इंटरनेट पे आज के टाइम पे अवेलेबल है एक क्लिक के जरिए। तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आप एक्सेल सीख सकते हैं, आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकते हैं, पीपीटी बनाना सीख सकते हैं, ये सारे ईमेल एटिकेट सीख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको काम आएंगी और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि ऑफिस में कहाँ किस पे काम होता है, तो एक्सेल शीट पे बहुत ज्यादा काम होता है, पीपीटी पे बहुत सारा काम होता है। तो वो आप अभी घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और उस पे आप, क्योंकि ये आपके करियर में बहुत काम आने वाली चीजें। बिल्कुल सर। सर मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत सिंपल सा, मैं एक मान के चलता हूँ, मैं 16-17 साल का युवक हूँ जो 2023 के वर्ल्ड स्किल्स के में जाना चाहता है। ये उसने सब फोटो देखी हुई है और ये सब चाहता है, लेकिन मुझे अपनी खुद की भी स्ट्रेंथ नहीं मालूम कि मैं किस स्किल्स में बेटर हूँ। सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई कोर स्किल कि मैं किस में सेलेक्ट करूँ। मैं 11th या 12th का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल्स में, बट मैंने प्रेजेंटेशन देखा हुआ है, यूट्यूब देखा हुआ है, वर्ल्ड स्किल में ऐसा फैसिलिटेशन होता है। मैं ये सम्मान अपने देश को दिलाना चाहता हूँ थ्रू माई स्किल्स, और मैं 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे बेसिक स्टेप्स कहाँ से फॉलो करने हैं और आगे क्या करना है मैं वो। आपको बहुत अच्छा इसका, ये ना बड़ा ही अच्छा सवाल भी है अभिषेक, कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है और मुझे नहीं, सच में नहीं पता कि मैं कैसे करूँ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ये सभी के लिए है, कि आप अपना पैशन ढूंढिए कि आपको क्या मजा आता है किस चीज में करने में। जिस चीज में आप लीन हो जाते हैं और आपको टाइम का ज्ञात नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, मम्मी मेरे को डांटती है ना इतना, क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं रहता घर जाना वापस। तो क्रिकेट ये स्पोर्ट्स है, बट स्किल, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको लगता है कि आप पेंटिंग करते हैं और आपको ध्यान में नहीं रहता कि पेंटिंग आपको बहुत अच्छा है, तो आपके उससे जुड़े स्किल्स हैं कुछ जो आप कर सकते हैं। पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग एक स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक स्किल है। आप अपना, अगर आपको पसंद है कि आपको कोडिंग करना पसंद है, आपको कंप्यूटर्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, आप कोड लिख पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है आपको लगता है, बट आप पैशन ढूंढिए अपना, कि आपको जानना, आपको क्यूरियोसिटी किस चीज में है। अगर जब तक आपकी क्यूरियोसिटी, आपको हो सकता है मेकअप करना बहुत पसंद हो सकता है आपको बाल काटने में दिलचस्पी हो सकता है आपको वेल्डिंग में दिलचस्पी हो सकता है आपको हर चीज खोलने में, जैसे होता है ना कि एक होते हैं बच्चे जो फ्रिज खोल दिया, कभी एसी खोल दिया, कभी रिमोट खोल दिया, कभी कुछ भी खोल दिया। अगर आपको उसमें दिलचस्पी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, बट आप खुद की दिलचस्पी देखिए। अपने आप को ये मत सोचिए, और ये ना बहुत ही जरूरी है कि मम्मी ने बोल दिया कि नहीं नहीं बेटा तुम तो इंजीनियर बनोगे, पापा ने बोल दिया नहीं नहीं बेटा तुम तो सीए बनोगे, और किसी और ने बोल दिया बाहर से कि नहीं नहीं तुम 11th में आ गए हो तो साइंस लेना, कॉमर्स लेना। कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं है, कोई भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है। आप खुद ही अपने आप को हेल्प कर सकते हो, बट ये देखिए कि आपका पैशन कहाँ है, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको करने में मजा आ रहा है। अगर आपको खाने बनाने में मजा आ रहा है, आप खाना बनाना सीख सकते हैं। और हर क्षेत्र उतना ही उद्यमशील है, उतना ही अच्छा है, हर अपॉर्चुनिटी उस क्षेत्र में है। बट हमेशा ध्यान रखिए, चीज वही चुनिए जिसमें आपको करने में मजा आ रहा है, क्योंकि आप कभी उससे बोर नहीं होंगे, या आप कभी वो आपको धोखा नहीं देगी, क्योंकि आप उसमें लगे रहेंगे। तो हमेशा वही अपना पैशन फॉलो कीजिए, और पैशन से आप अपने स्किल्स को भी निखार सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा स्किल आपको चूज करना है। बिल्कुल सर। इसी के तहत मैं और अपने सभी अपने जो अटेंडीज हैं, आज से हमारे ट्रेनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने इस सेंटर्स पर जो वर्ल्ड स्किल्स के यूट्यूब चैनल है, इंडिया स्किल्स का यूट्यूब चैनल है, एनएसडीसी का है और आईसेट का भी है, जहाँ पे स्किल्स के बारे में कोर्सेज और इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि जो उसका विनर होता है या जो पार्टिसिपेंट होता है वो कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं और कैसे वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो वीडियो अपने बच्चों को जरूर, स्टूडेंट को जरूर दिखाएं। वो आपकी ट्रेनिंग के अलावा वो एक चीज है जैसा मोटिवेशन का काम करेंगे, जिससे स्टूडेंट वो स्किल्स का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे और एज अ स्किल्स को आगे फ्यूचर और एस्पिरेशन में भी ले पाएंगे। सर मैं यहाँ पे मैं एक दो सवाल बस और लूंगा आपसे क्लोज करने के पहले। एक चीज और सर, 12th के बाद बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हमने अगर इंजीनियरिंग नहीं ली और वो नहीं हो रहा, तो वोकेशनल के लिए चूंकि अब बहुत सारे कोर्सेज बीवॉक भी आ चुका है, फ्यूचर स्किल्स भी हैं, जहाँ पे कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, बस ओनली सर्टिफिकेशन और आपकी कोर स्किल्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी, कि स्टूडेंट जरूरी नहीं कि 3 साल की डिग्री या 4 साल का डिप्लोमा, 4 साल की डिग्री ही लें, तो पीजी परस्यू करें, बट अगर आपने एक शॉर्ट ड्यूरेशन का डिप्लोमा भी किया हुआ है, सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है और आपने रियल में स्किल अगर गेन की हुई है, तो आपको उसके वजह से भी बढ़िया जॉब मिल सकती है और आप वर्क एक्स के थ्रू जिंदगी बहुत अच्छे से, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसके बिल्कुल बारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट कोरोना ने ये साबित कर दिया है, कोविड में, आप मानेंगे नहीं, गूगल
माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो आज के टाइम पे वो आपकी एजुकेशन नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि आपके पास क्या स्किल है, क्या आप हमारे लिए वो काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वो नहीं चाहते। और आप खुद सोचिए कि जो चीज अगर, क्योंकि इसी पे मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी हो रही थी, मोहित को लेकर ही बात हो रही थी कि जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए पेटिसरी में, उन्होंने डिप्लोमा ही किया था, उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन स्कूल से ड्रॉप आउट होकर डिप्लोमा ही किया था। और डिप्लोमा करने के बाद स्किल के कारण ही उनके पास इतनी सारी नौकरियां थी। भले ही आप, बट हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज चुनिए, आप हमेशा कोशिश करिए कि आप 1 और 2% में हैं, टॉप 1 और 2% में, हमेशा किसी भी चीज में। अगर आप वेल्डिंग लेना चाहते हैं, आप वेल्डिंग में भी टॉप में आना कोशिश करें कि आप टॉप में रहें। अगर आप प्लम्बिंग लेना चाहते हैं, आप मानेंगे नहीं, वेल्डिंग जैसा स्किल, ऑयल रिग वेल्डर की सैलरी आपके IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट से ज्यादा होती है। ऑयल रिग वेल्डर की सैलरी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर सी के अंडर जाके वेल्डिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सिर्फ स्किल्स के कारण ही है, ये बिकॉज ऑफ स्किल्स यू आर एक्चुअली, इनफैक्ट अभी मेरी कुछ 2 दिन पहले ही मेरी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो सिंगापुर में है, उनके डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी। और जब मैंने बताया अपने बारे में, मैं क्या करता हूँ, ये सब करता हूँ और ये सब, उन्होंने ये बोला कि अरे निहाल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब तो हमारे यहाँ प्रीमियम स्किल होते हैं, कि यहाँ पे उनको लिटरली पूजा जाता है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो कोई आम जनता नहीं कर सकती है। कि अगर मेरे घर में कुछ भी हो, और वो सच बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्लम्बिंग में इतना ज्यादा बड़ा प्लम्बिंग अगर पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और इस चीज का एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। इस बार आप मानेंगे नहीं अभिषेक, हमारे पास जो प्लम्बिंग का कैंडिडेट है वो एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, और वो अब प्लम्बर बनना चाहता है। इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है, चितकारा यूनिवर्सिटी से है, अपने 4th ईयर में है इस टाइम पे। उसने हमें बताया है कि सर अब मुझे प्लम्बर बनना है, मुझे सिविल इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्लम्बिंग में इतना सब कुछ है जो मैं सीख गया हूँ और जो मैं कर सकता हूँ और अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकता हूँ। तो अगर स्किल एक बार आ गया आपको, तो आप सब भूल जाएंगे। बिल्कुल सर। इसी को मैं एक और एग्जाम्पल था मेरे पास। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली बार पीएचडी की डिग्री फोटोग्राफी के थ्रू दी है। जिसने स्टूडेंट ने फोटोग्राफी की तरफ अपना पीएचडी की थीसिस जमा की थी कि वो उसका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो हार्वर्ड ने पहली बार पीएचडी डिग्री अवार्ड किया एक फोटोग्राफी की स्टूडेंट को। तो अगर उसका पैशन था फोटोग्राफी और उसने परस्यू किया और पीएचडी तक डिग्री ली है, मैं नाम ध्यान नहीं कर रहा, गूगल करेंगे आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सर थैंक यू, मैं आपसे, आपने 1 घंटे का टाइम दिया आज के सेशन में। क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलमोस्ट सभी जो आए थे उनको अपने इस डिस्कशन में कवर कर लिया है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं, तुम उनको इंडिविजुअली उसके जो आईसेट के कांटेक्ट पर्संस हैं उनके मैंने नंबर उनको शेयर किए हुए हैं, जहाँ पे वो ले सकते हैं। इस पूरे वेबिनार की वीडियो रिकॉर्डिंग है और ये आईसेट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी, तो मैं उसको शेयर करूंगा सोशल मीडिया पे, तो आप उसको जरूर फॉलो कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। तो सर एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ मैं निहाल सर का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। और सर ने पिछले 8 दिनों में 100 से ज्यादा आईसेट के साथ भी और भी यूनिवर्सिटी सबको वेबिनार इस कौशल के बारे में रियली सर वी रियली थैंक यू कि आपने इतना इंसाइटफुल डिस्कशन हमारे साथ किया और हमारे स्टूडेंट ट्रेनर सबको मोटिवेट किया है और स्किल्स में जो फ्यूचर्स है उसकी पूरी पिक्चर रखी, जिससे हम समझ पाए कि स्किल्स में भी आदमी चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या इन सब से भी आगे निकल सकता है, जस्ट आप में कौशल होना चाहिए। सो सर थैंक यू फॉर अ वैल्यूएबल टाइम। और मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट का भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। 200 पार्टिसिपेंट ने पूरा सेशन हमारे साथ अटेंड किया, जो बहुत बड़ी बात है। हम आईसाइट ने वेबिनार की सीरीज सारे कंटिन्यू है और हमने पिछले 3 महीने में 80 से ज्यादा वेबिनार किए हुए हैं डिफरेंट थीम्स पे। जस्ट मैं क्लोज करने के पहले जो कल का वेबिनार है उसके बारे में जस्ट अपने ऑडियंस को ब्रीफ कर दूं। कल का वेबिनार है वो कैरियर अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड है, कि आपको प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। तो कल के वेबिनार में हमारे साथ जुड़ेंगे सौम्या रंजन जी, जो बीएफएसआई सेक्टर के बिजनेस हेड है, मिस्टर अरिंदम दे जो एचआर बिजनेस पार्टनर है भी ग्रुप इनकॉर्पोरेशन से, मिस्टर प्रीतेश बेहरा है स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर एनएसडीसी छत्तीसगढ़ राज्य से, मिस्टर सौरभ पांडे जी हैं, वो आईसेट का पीएमके के हेड करते हैं, और उसके मॉडरेटर रहेंगे मिस्टर उद्दीपन चटर्जी जो आईसेट प्लेसमेंट प्रोजेक्ट प्लेसमेंट हेड है। तो आप कल जरूर सुनिएगा उन्हें 12 बजे से, और वो सभी ये बहुत इनरिचिंग सेशन होगा।
तो उसमें भी कल मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, और उसमें आप जरूर से आइए, अपने दोस्तों को बताएं और उसमें एनरोल उसका रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू निहाल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।